ऑल स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनलाइन क्लासेस में आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीए पार्ट थर्ड के पेपर 8 का फुल कोर्स थ्रू वीडियोस। इसमें हम इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं संवैधानिक विकास। तो आइए शुरू करते हैं भारत में राष्ट्रीय जागरण की प्रकृति और कारण से। तो सबसे पहले हम भारत में राष्ट्रीय जागरण की प्रकृति समझेंगे और उसके कारण समझेंगे। देखिए, 18वीं शताब्दी में यूरोप में एक नवीन बौद्धिक लहर चली, जिसके फलस्वरूप एक जागृति की शुरुआत हुई, जिसे यूरोप का पुनर्जागरण कहा जाता है। ठीक वैसे ही 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज भी धार्मिक अंधविश्वास, सामाजिक कुरीति, बहुत सी बुराइयों और अंधविश्वासों, कर्मकांडों, निरर्थक धार्मिक कृत्यों, इन सब चीज़ों के विरोध स्वरूप एक जागरण की लहर उठी, जिसे हम भारतीय राष्ट्रीय जागरण कहते हैं। देखिए, इस जागरण की प्रकृति क्या थी, इसे हम कुछ बिंदुओं से समझेंगे। इस जागरण में राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ। यह जो जागरण था वह एक नेशनलिज्म स्पिरिट के साथ उदित हुआ था, जिसमें भारतीयों को अपने राष्ट्र के गौरव का एहसास हुआ और इस भावना के साथ उन्होंने अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता को जानना शुरू किया। उसके बाद देखिए, शिक्षा का प्रचार प्रसार। अंग्रेजों के साथ जो मिशनरी आए थे, उन्होंने यहाँ पे अंग्रेजी पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, जिससे कि जो बौद्धिक स्तर के लोग हैं उनका समाज में अनुपात बढ़ा और बौद्धिकता का प्रचार प्रसार हुआ। पश्चिमी विचारों से प्रभावित भारतीय राष्ट्रीय जागरण जो था, कहीं ना कहीं पश्चिमी दार्शनिक विचारों से प्रभावित था। जैसे कि आप जानिए, जैसे कि समानता, स्वतंत्रता इत्यादि के जो विचार हैं, लॉक, रूसो आदि के, जैसे इनकी पुस्तकें भारतीय समाज में आने लगी, इनके विचार आने लगे, वैसे ही लोग इनसे प्रभावित होने लगे और वे भी अपनी संस्कृति को पहचानने लगे। फिर देखिए, धार्मिक और सामाजिक सुधार। भारतीय राष्ट्रीय जागरण जो था, एक तरीके से समाज में फैली हुई बुराइयों को सुधार करने के क्रम में एक प्रयास था। जो धर्म से संबंधित बहुत सारी कुरीतियां, आडंबर और जाति के बंधन थे, इसने उन बंधनों को तोड़ा और धार्मिक स्तर पे भी सुधार के प्रयास किए। सामाजिक संस्थाओं में सुधार। बहुत सी संस्थाएं जो कि समाज सुधार की संस्थाएं थी, वो सब उदित हुई, जैसे कि ब्रह्म समाज, आत्मीय समाज इत्यादि बहुत सारी संस्थाएं, जिसको आप आगे पढ़ेंगे। इन संस्थाओं की स्थापना हुई और इनका मूल उद्देश्य था कि समाज में अंतर्गतवा सुधार करना। भारतीय संस्कृति की पुनर्चेतना। जैसे ही भारतीयों में अपनी संस्कृति और अपनी संस्कृति के गौरव की चेतना का उदय हुआ, वैसे ही एक राष्ट्रीय जागरण की लहर उठी और अंग्रेज जो स्वयं को भारतीयों से अधिक उच्च स्तर का समझते थे, तो उसके विरोध में भारतीयों के अंदर भी अपनी संस्कृति को लेकर एक चेतना शुरू हुई और जिससे राष्ट्रीय जागरण उत्पन्न हुआ। फिर देखिए, बौद्धिकता और तार्किकता का विकास। भारतीय राष्ट्रीय जागरण में ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग का विकास हुआ जो कि विज्ञान और बुद्धि, इन दो तत्वों में बहुत विश्वास रखता था और तार्किकता के कारण बहुत सारे आडंबर और जो धार्मिक कुरीतियां थी, उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा था। विज्ञान का प्रचार प्रसार। यूरोपियन बहुत सारे वैज्ञानिक आविष्कार जो हुए, उन सब का प्रचार प्रसार भारत में भी होने लगा और विज्ञान के कारण बहुत सारे जो धार्मिक और सामाजिक आडंबर थे, कुरीतियां थी, वो सब हमारे समाज से दूर करने के प्रयास एक बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा किया गया। तो इस तरीके से हम समझ सकते थे कि भारत में जो राष्ट्रीय जागरण की प्रकृति थी, वो एक तरीके से तर्क, बुद्धि, विज्ञान, समाज में सुधार, धार्मिक सुधार, शिक्षा इत्यादि से प्रभावित थी।
नेक्स्ट हम देखेंगे कि भारत में राष्ट्रीय जागरण के कारण क्या थे। तो आप कारण में देखेंगे कि राष्ट्रीय जागरण के कारण नवीन आर्थिक शक्तियों का उदय, बहुत सारी नई नई आर्थिक शक्तियों का उदय होने लगा था। आधुनिक पश्चिमी विचारों तथा संस्कृति का प्रभाव, जो वेस्टर्न फिलोसफिकल थॉट था और जो वेस्टर्न कल्चर था, उसके प्रभाव में आने के कारण हमारे देश में भी बहुत सारे आधुनिक विचार प्रभावित हुए और बहुत सारे समाज में जो व्याप्त बुराइयां थी वो दूर हुई और उसी से राष्ट्रीय जागरण को एक रास्ता मिला। राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास, जब हमारे यहाँ नेशनलिस्ट स्पिरिट का विकास हुआ, राष्ट्र से संबंधित गौरव को जब महसूस करने लगे भारतीय, तो राष्ट्रीय जागरण का उदय हुआ। शिक्षा का प्रचार प्रसार, हमने पीछे भी देखा कि जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय जागरण था उसकी प्रकृति शिक्षा के प्रचार प्रसार से उदित हुई थी। वैसे ही राष्ट्रीय जागरण के कारण में भी शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि समहाउ हमारे देश का एक अशिक्षित वर्ग जो था, जो गरीब तबका था, उनके विचारों में शिक्षा की कमी होने के कारण तर्क और बुद्धि की कमी थी। तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हीं में से एक बौद्धिक और शिक्षित वर्ग का उदय हुआ, जो अंततः राष्ट्रीय जागरण का कारण बना। फिर आप देखिए भारतीय सामाजिक संस्थाओं में सुधार के प्रयास। तो जब भारतीय राष्ट्रीय जागरण हो रहा था तो बहुत सारे विचारक और बहुत सारे समाज सुधारक जो थे, जैसे कि जिनमें राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, केशवानंदा, इन सब का नाम लिया जाता है, इन्होंने भारत की जो सामाजिक संस्थाएं थी उनमें सुधार के बहुत बृहद स्तर पे प्रयास किए, जिससे कि बहुत सारी कानूनी रूप से भी हमें उपलब्धियां प्राप्त हुई, बहुत सारे कानून बने। उसके बाद देखिए भारत में वैचारिक आंदोलन और पुनर्जागरण का विकास। भारत में भी एक प्रकार से बहुत सारे वैचारिक आंदोलन उठे, पाश्चात्य विचारों से के प्रभाव से समझ लीजिए या हमारी अपनी संस्कृति की पुनर्चेतना से समझ लीजिए, लेकिन भारत में भी एक बौद्धिक और वैचारिक वर्ग उभरा जिसने समाज को एक नवीन दिशा प्रदान की और एक नए रास्ते पे लेके गए, जिसमें कि समाज उन सभी बुराइयों से दूर हो जो कि हमें एक प्रकार से एक परंपरागत समाज बनाने के लिए था। आध्यात्मिक चेतना का विकास, हमारी जो सांस्कृतिक आध्यात्मिक संस्कृति जो है, जो धरोहर है, इसकी चेतना जब हमें महसूस होने लगी, भारतीयों को महसूस होने लगी, तो राष्ट्रीय जागरण इसके फलस्वरूप उभरा। जो हमारे वेद, उपनिषद इत्यादि के महत्व के बारे में जैसे राजा राम मोहन राय ने बताया, तो उन सब से समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग प्रभावित हुआ और इस चेतना के विकास ने कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जागरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मानवतावाद और विवेक पर आधारित सिद्धांतों का विकास, राष्ट्रीय जागरण के कारणों में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में भी मानवतावाद यानी कि मानव को महत्व देने के सिद्धांत पर जोर दिया गया। विवेक, तर्क, इन पे आधारित सिद्धांतों का विकास हुआ, जिससे कि राष्ट्रीय जागरण उभरा। आधुनिक ज्ञान का प्रभाव, पाश्चात्य संस्कृति ने बहुत सा ऐसा ज्ञान हमारे देश में लाया जिसके प्रभाव स्वरूप हमारे यहाँ भी बौद्धिक वर्ग उत्पन्न हुआ और हम राष्ट्रीय जागरण की ओर अग्रसर हुए। तो ये सब तो थे भारत में राष्ट्रीय जागरण के कारण। अगला अब देखिए कि भारत में जो राष्ट्रीय जागरण था वो एक तरीके से भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन था। तो ये धार्मिक सुधार आंदोलन आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि ये क्या था, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी और इसके प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो अगले इस भाग में आप देखेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। तो सामाजिक सुधार आंदोलन था क्या? 19वीं शताब्दी की बौद्धिक और सांस्कृतिक जागृति थी, जिसमें कि
जो भारतीय इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है और इसका उद्भव भारत के बौद्धिक वर्ग के वैचारिक और तार्किक प्रयासों से सामाजिक धार्मिक सुधार करने से हुआ था। ये आप समझ गए होंगे कि ये बौद्धिक और सांस्कृतिक जागृति थी जिसमें लोगों की बुद्धि का विकास हुआ और हमने अपनी संस्कृति के महत्व को जाना। उसके बाद अगला बुलेट देखिए, पारंपरिक भारतीय समाज में जाति और परंपरा, लोक धर्म, अंधविश्वास, पुरोहितों का प्रभुत्व इत्यादि ने अज्ञान, जड़ता और भ्रष्टाचार से समाज को जकड़ रखा था। देखिए, इससे पूर्व जबकि ये क्रांति हुई उससे पहले भारतीय समाज कैसा था? जाति और परंपरा इन सब ने क्या ला रखा था? इन्होंने अंधविश्वास और पुरोहितों का प्रभुत्व, इन सब चीज़ों ने अज्ञान और जड़ता से हमारे समाज को एक तरीके से जकड़ रखा था और इससे क्या हुआ, हमारा समाज विकास नहीं कर पा रहा था। ऐसे में पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव तथा ज्ञान विज्ञान के विकास ने भारतीय सामाजिक ढांचे की दुर्बलताओं को तोड़ा और भारतीय पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। पाश्चात्य संस्कृति जैसे ही भारत में आई उससे हमने पाश्चात्य संस्कृति के गुणों को तो समझा ही समझा, हमने अपनी संस्कृति के गौरव को भी समझा। ज्ञान विज्ञान के विकास ने हमें तार्किकता से और बुद्धि से हर एक परंपरा के पीछे तर्क ढूंढना सिखाया, जिससे कि हमारे जो समाज में कुछ दुर्बलताएं थी वो दूर हुई और इसी को हम भारतीय पुनर्जागरण कहते हैं। उसके बाद आप समझिए भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन की विशेषताएं क्या थी। 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलन केवल धर्म तक सीमित नहीं थे, अपितु सामाजिक क्षेत्र में भी इसने बहुत सुधार किया। देखिए, भारत के जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन थे वो सामाजिक ही नहीं थे, केवल धार्मिक ही नहीं थे, वो सामाजिक और धार्मिक दोनों थे। भारत में जो सामाजिक धार्मिक परिवर्तन प्रारंभ हुए उनका मुख्य सामाजिक आधार मध्यम वर्ग और पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त बौद्धिक वर्ग था। अब ये मध्यम वर्ग और पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त बौद्धिक वर्ग के कुछ महत्वपूर्ण लोगों के नाम हम आगे पढ़ेंगे जो कि इन सुधार आंदोलनों के प्रणेता कहलाए। इन सुधार आंदोलनों को वैचारिक धरातल धार्मिक सार्वभौमिकता, मानवतावाद एवं तर्कवाद से मिला। देखिए, ये आप याद रखेंगे कि इन सुधार आंदोलन का वैचारिक धरातल क्या था? धार्मिक सार्वभौमिकतावाद, मानवतावाद एवं तर्कवाद, यानी धर्म की सार्वभौमिकता, धर्म सभी का एक समान है और सभी धर्मों को एक समान आदर देने की भावना, मानवतावाद, मानव के महत्व को सर्वोपरि रखना एवं तर्कवाद यानी बुद्धि, तर्क, लॉजिक से चीज़ों को सीखना। तो ये इन सुधार आंदोलनों का एक आइडियल बेस था, वैचारिक धरातल था। उसके बाद आप नेक्स्ट देखिए कि विशेषताओं में ही कि पुनर्जागरण और धर्म सुधार की इस प्रक्रिया में सरकारी कार्यालय में कार्यरत व्यक्ति, शिक्षक, पत्रकार, वकील, चिकित्सक आदि जैसे लोग शामिल थे। जो उस समय में सरकारी कार्यालयों में कार्यरत लोग थे, उन्होंने इस बौद्धिक क्रांति को एक तरीके से लीड किया, ये इसके अग्रदूत थे। भारतीय समाज में विद्यमान अत्यंत क्रूर एवं अमानवीय प्रथाएं होना चाहिए, यहाँ पे अमानवीय प्रथाएं इसको आप कर लीजिएगा, जिसे सती प्रथा, बाल विवाह, बाल हत्या, अशिक्षा, अंधविश्वास इत्यादि जो सामाजिक कुरीतियां थी, यह उनके खिलाफ था। एक प्रकार से पूरा आंदोलन जिसमें कि बहुत सारे विचारकों और समाज सुधारकों ने बहुत प्रयास किए, इनके खिलाफ जनमत तैयार किया और लोगों में इसके लिए एक तरीके से अवेयरनेस, जागरूकता पैदा करी। इस आंदोलनों से स्त्रियों की दशा में सुधार के बहुत से प्रयास किए गए, जैसे कि समाज सुधारकों ने स्त्रियों के विरुद्ध विभिन्न कुरीतियों, जैसे कि कुरीतियाँ क्या क्या थी, बहुपत्नी विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा इत्यादि, इन सब जो स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित प्रथाएं थी, इन सब की तीखी आलोचना की, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ये काम करते थे तथा इसको दूर करने के लिए प्रशासनिक कदम उठाए।